स्टूडेंट्स, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ एड चैनल। अभी तक हमने सेक्शन नंबर 158 तक रिवाइज कर लिया है ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। जैसा कि आप जानते हैं, तीनों नए क्रिमिनल लॉज लागू कर दिए गए हैं और इन सारे क्रिमिनल लॉज के सेक्शंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब किसी भी स्टेट जुडिशरी में जहां पर भी एग्जाम्स होने वाले हैं वहां पर नए लॉज पूछे ही जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल ही हमारे गुजरात जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ गई, उसमें तो पुराने क्रिमिनल लॉज एंड नए क्रिमिनल लॉज दोनों पूछे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसमें नए क्रिमिनल लॉज पूछे जा रहे हैं और आगे जितने भी नए नोटिफिकेशन आएंगे उन सारे जगहों पर नए क्रिमिनल लॉज तो पूछे ही जाने वाले हैं। तो हमें सेक्शंस याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं साथ ही साथ बताते चलूंगी कौन से सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको याद करना बहुत जरूरी है, और कई ऐसे सेक्शन है जिन्हें हम छोड़ भी सकते हैं, जिन्हें अगर हम याद ना करें तो भी हमारा काम चल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने रिवीजन के 3 पार्ट्स निकाल चुके हैं। हमने अभी तक सेक्शन नंबर 158 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर 8 कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 8 से अगर हम स्टार्ट करें तो चैप्टर 8 में हमारे पास सेक्शन 159 से लेकर सेक्शन 168 तक के सेक्शंस हैं, एंड इट टॉक्स अबाउट द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। अगर हम आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस करते हैं या उनके द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है तो उन्हें हम इस चैप्टर में कंप्लीट करते हैं। अगर उनके द्वारा कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो उनके लिए तो अलग से कोर्ट्स भी होते हैं, जिन कोर्ट्स में उनकी प्रोसीडिंग्स चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 159 में हम बात करते हैं अबिटिंग म्यूटिनी या अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर। कोई भी पर्सन अगर म्यूटिनी अबेट कर रहा है या फिर वो अटेम्प्ट कर रहा है किसी सोल्जर, सेलर और एयरमैन को सेड्यूस करने का जो कि ऑन ड्यूटी है, तो 159 में इसकी ऑफेंस बताई गई है। Section number 160 talks about the abatement of mutiny if mutiny is committed in consequence thereof. अबेटमेंट अगर हमने करा है और म्यूटिनी हो जाती है तो 160 में उसके बारे में बात करी गई है। सेक्शन नंबर 161 टॉक्स अबाउट द अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट बाय सोल्जर। अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट किसके द्वारा हो रहा है? तो सोल्जर के द्वारा, सेलर के द्वारा, एयरमैन के द्वारा ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर when in execution of his office. Section 162 talks about the abatement of such assault if assault committed. Assault जब commit हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे? तो 161 एंड 162 ये दोनों सेक्शन बात करता है abatement of assault, एंड जब वो assault हो जाएगा तो 162 में सेक्शन नंबर 159 एंड 160 ये दोनों सेक्शन abatement of mutiny की बात करता है। 163 में अगर हम आए तो इट टॉक्स अबाउट द अबेटमेंट ऑफ डेजर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर और एयरमैन। 164 बात करता है हार्बरिंग डेजर्टर। सेक्शन 165 talks about the deserter concealed on board merchant vessel through negligence of the master. Section number 166 talks about the abatement of act of insubordination by soldier, sailor or airman. Section number 167 talks about the person subject to certain acts, and finally section number 168 is talking about the wearing garb or carrying token used by the soldier, sailor or airman. मुझे पता है आपको बहुत ही कम सेक्शन इसमें याद हुए होंगे। ये सेक्शंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं एंड हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बता दूं इनमें से कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपको याद करने ही हैं। तो वो है सबसे पहले हमारा सेक्शन नंबर 59। आपको इस चैप्टर की रेंज याद रखनी है। जो हमारा चैप्टर 8 है ये एक्सटेंड कर रहा है सेक्शन नंबर 59 टू सेक्शन नंबर 168। 159 से 168 तक ये एक्सटेंड करता है। सेक्शन नंबर 168 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट टॉक्स अबाउट द wearing garb और carrying token used by soldier, sailor और airman। इसके बाद हमारे लिए हार्बरिंग डेजर्टर भी इंपॉर्टेंट है जो कि सेक्शन 164 में है। अगर आप ध्यान से इन सेक्शंस को पढ़े तो आपको सेक्शंस याद हो सकते हैं। सी, सबसे पहले हम इन दो सेक्शन को एक साथ अगर पढ़ें, अबेटिंग म्यूटिनी, पहले हम म्यूटिनी को अबेट कर रहे हैं, उसके बाद अगर म्यूटिनी हो जा रही है तो उसके कंसिक्वेंस में क्या होने वाला, उसके कंसिक्वेंसेस रहेंगे तो क्या ऑफेंस बनेगा। तो 159 एंड 160 हम एक साथ पढ़ेंगे। 161 एंड 162 इन दोनों में अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट और अबेटमेंट अगर असॉल्ट का हमने किया है, असॉल्ट कमिट हो जाता है तो क्या होगा। तो ये हमारा 161 एंड 162, ठीक है। 159 160 एक साथ पढ़ेंगे, अबेटिंग म्यूटिनी एंड अबेटमेंट अगर हो जा रहा है उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में।
161, 162 अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट, 162 में बात करता है अबेटमेंट ऑफ सच असॉल्ट अगर हो जा रहा है और वो असॉल्ट कमिट हो जा रहा है तो क्या हो रहा है। 163 एंड 164 इन दोनों में डेजर्शन की बात करी गई है। 163 में हम देख रहे हैं अबेटमेंट ऑफ डेजर्शन ऑफ सोल्जर एंड 164 में हम हार्बर कर रहे हैं डेजर्टर को। 165 बात कर रहा है डेजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ द मास्टर, मतलब 163, 164, 165 इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। इन तीनों में डेजर्शन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। 166 बात कर रहा है अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन, यहाँ इनसबऑर्डिनेशन की बात हो रही है। 167 में पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टन एक्ट्स की बात हो रही है। एंड 168 तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें याद ही करना पड़ेगा, वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय द सोल्जर, सेलर और एयरमैन। आपको प्रेशर नहीं लेना है क्योंकि मुझे पता आईपीसी में भी इन सेक्शंस को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है। फिर भी मैंने 2 बार इन सेक्शंस को पढ़ लिया ताकि आपके दिमाग में थोड़े बहुत बातें जाए। आपको सेक्शंस बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में जा सके ये। अब हम चैप्टर 9 की बात करने वाले हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो गए बिकॉज अब इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते हैं। इस चैप्टर का एक्सटेंशन में देखूं तो 169 से शुरू है जो कि जाता है सेक्शन 177 तक। ओके, सबसे पहले अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन में हम कैंडिडेट की बात करने वाले हैं। इलेक्शन में आखिर खड़ा कौन होगा, कौन सा कैंडिडेट आखिर इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला है। उसके बाद इलेक्टोरल राइट्स हम देखने वाले हैं कि इलेक्टोरल राइट्स क्या होते हैं। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्शन में हमें कैंडिडेट ही तो सबसे पहले याद आता है और हमारे इलेक्टोरल राइट्स याद आते हैं। इसीलिए 169 जो सबसे पहला सेक्शन है इस चैप्टर का, इट इज टॉकिंग अबाउट कैंडिडेट एंड इलेक्टोरल राइट्स। उसके बाद अगर हम इलेक्शन में ब्राइबरी देते हैं, जो कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है इलेक्शन के लिए उस कैंडिडेट ने अगर ब्राइबरी दी तो ब्राइबरी क्या होता है, ब्राइबरी कैसे डिफाइंड है, वो 170 में बात कही गई है। उसके बाद अगर कोई पर्सन अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दे रहा है इलेक्शन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस से आपको याद आया होगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो हमारे सेक्शन नंबर 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे सेक्शन 171 में अनड्यू इन्फ्लुएंस है। उसके बाद हम पर्सोनेशन एट इलेक्शन देखते हैं। ये 4 चीजें आप पहले याद करिए। सबसे पहले कैंडिडेट एंड इलेक्टोरल राइट, कैंडिडेट वर्ड भी याद रख लीजिए तो उससे आपको याद हो जाएगा 169 से ये चैप्टर शुरू है। उसके बाद हम ब्राइबरी, कैंडिडेट हमारा ब्राइबरी अगर दे रहा है तो 170 में ब्राइबरी की बात करी गई है। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन है 171 एंड पर्सोनेशन एट इलेक्शन। ये 4 चीजें अगर आपको याद हो गई है उसके बाद हम कनेक्ट करने वाले हैं ब्राइबरी की पनिशमेंट। ब्राइबरी हमने देख लिया, ब्राइबरी की पनिशमेंट 173 में है। ब्राइबरी के बाद हमने क्या देखा था, अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन देखा था। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की पनिशमेंट और पर्सोनेशन की पनिशमेंट एक साथ दी हुई है, मतलब 171 172 को हम एक साथ 174 में उसकी पनिशमेंट देख रहे हैं। उसके बाद 175 तो एक नया टॉपिक है विच टॉक्स अबाउट द फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर किसी पर्सन ने फॉल्स स्टेटमेंट दी है तो हम 175 में आएंगे। 176 बात कर रहा है इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर किसी पर्सन ने इलीगल पेमेंट करा है, फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्शन के लिए कुछ अमाउंट बता दिया जाता है कि इतने तक का ही आप खर्च कर सकते हैं फॉर एडवर्टीजमेंट एंड ऑल, तो उसमें अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करा है तो उसका क्या होगा, तो दीज आर इलीगल पेमेंट्स। एंड फाइनली फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट, आपने इलेक्शन में कहाँ कितने खर्च किए हैं, अगर आप इलेक्शन में वो अकाउंट नहीं रख पा रहे हैं तो 177 में उसके बारे में बात करी गई है। तो ये हमारा 169 से 177 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। अब धीरे धीरे ध्यान से सोचने की कोशिश करिए, आपने क्या पढ़ा था। सबसे पहले आपने कैंडिडेट पढ़ा था। कैंडिडेट के बाद हमने देखा अगर कैंडिडेट ब्राइबरी दे तो क्या होगा। ब्राइबरी के बाद हमने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है इलेक्शन पर, अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ साथ पर्सोनेशन भी हो रहा था। पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी उसके बाद हमें देखनी है। ब्राइबरी के बाद क्या टॉपिक था, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड पर्सोनेशन था, तो पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड पर्सोनेशन देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट था विच वाज टॉकिंग अबाउट द फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद इलेक्शन। फॉल्स स्टेटमेंट के बाद हम इलीगल पेमेंट कर रहे थे एंड फाइनली हम फेल कर जा रहे हैं इलेक्शन अकाउंट को रखने में। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से भी आप कोशिश करिए थोड़े बहुत याद हो जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से नहीं आते हैं।
अब हम चैप्टर 10 देखने वाले हैं। चैप्टर 10 में भी कुछ ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, फिर भी हम सारे सेक्शंस को एक बार जरूर पढ़ेंगे। 178 से हमारा शुरू है ये चैप्टर एंड 188 तक हम जाते हैं। 178 से 188 दैट मीन्स 11 सेक्शंस हैं इसमें। तो 178 अगर हम चैप्टर की ही बात कर रहे हैं, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, तो कॉइन की बात हो रही है तो काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट की डेफिनेशन सबसे पहले सेक्शन में मिलने वाली है। 178 179 talks about using as genuine, forged or counterfeit coin, government stamp, currency notes और bank notes। 178 में तो हमने डेफिनेशन दे दी, उसके बाद 179 में हम यूज कर ले रहे हैं जेन्युइन मानकर, जेन्युइन बनाकर। काउंटरफिट कॉइन हमने कर दिया है, काउंटरफिट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, उन चीजों को एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 180 is talking about possession of the forged or counterfeit coin। हमारे पास पोजेशन है उन चीजों की, काउंटरफिट कॉइन की, गवर्नमेंट स्टैम्प की, करेंसी नोट्स की या फिर बैंक अकाउंट्स की। 181 में हम मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफिटिंग कॉइन कर रहे हैं, मेकिंग या पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। 180 में पोजेशन ऑफ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स ही हमारे पास थे, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स, ये सारी चीजें पोजेशन में थी हमारे। 181 में हम देख रहे हैं हम बना रहे हैं उन चीजों को, मेक कर रहे हैं या फिर हम उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रख रहे हैं जिससे हम गवर्नमेंट स्टैम्प बना सकते हैं, करेंसी नोट्स बना सकते हैं, बैंक नोट्स बना सकते हैं। 182 में हम मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं विच इज रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स या बैंक नोट्स। करेंसी नोट्स या बैंक नोट्स के सिमिलर हम कुछ ऐसा बना रहे हैं या फिर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं जो कि इंडियन करेंसी जैसा नजर आता हो। 183 इफेस कर दे रहे हैं, इफेसिंग राइटिंग फ्रॉम द सब्सटेंस बियरिंग गवर्नमेंट स्टैम्प और रिमूविंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट अ स्टैम्प यूज फॉर इट विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट। हम इफेस कर दे रहे हैं या किसी तरह से उस पर से मार्क को मिटा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा गवर्नमेंट स्टैम्प है जो कि यूज हो चुका है, तो अगर कोई गवर्नमेंट स्टैम्प यूज हो जाता है, सी दिस इज अ गवर्नमेंट स्टैम्प, अगर यूज कर दिया जाए तो इसको कट कर दिया जाता है, ठीक है, उस पर पेन से ऐसे निशान कर देंगे जिससे पता चलेगा दिस हैज बीन यूज्ड। तो हम अगर इस चीज को इफेस कर दे रहे हैं जिससे गवर्नमेंट को पता ना चल पाए कि ये तो ऑलरेडी यूज्ड गवर्नमेंट स्टैम्प था और हम दोबारा इसे यूज कर लें, दैट इज कॉल्ड इफेसिंग। 184 talks about using government stamp knowing to have been used before। कोई ऐसा गवर्नमेंट स्टैम्प का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें पता है ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। 185 इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज बीन यूज्ड। सी यहाँ पर इरेजर में ही हमारा वो यूज ऐसे होने वाला है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे कट कर दिया है तो इस चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं किसी भी तरह से कि सामने वाले को पता ना चल पाए कि दिस स्टैम्प हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। 186 में बात हो रही है प्रोहिबिशन ऑफ फिक्शियस स्टैम्प, फिक्शियस स्टैम्प को प्रोहिबिट करा जा रहा है। 187 में पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट, मिंट जिन जगहों पर कॉइन्स वगैरह बनते हैं वहां पर अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है टू बी ऑफ डिफरेंट वेट और कंपोजिशन फ्रॉम दैट फिक्स्ड बाय द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग जितनी वेट फिक्स करी गई है उस कॉइन की, उस कंपोजिशन वगैरह अगर डिसाइड करा गया है तो पर्सन एम्प्लॉयड अगर वहां पे वो कोई ऑफेंस कर रहा है तो क्या होगा। एंड फाइनली 188 इज टॉकिंग अबाउट अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट। 187 में तो हम मिंट में जो पर्सन काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि अगर आप यूज कर रहे हैं डिफरेंट वेट या डिफरेंट कंपोजिशन का कोई भी कॉइन, एंड 188 में अनलॉफुली अगर आप वहां से कोई भी इंस्ट्रूमेंट घर लेते आ रहे हैं अपने, तो दैट इज 188। एक बार और हम रिवाइज करेंगे सेक्शन 178 से 188 तक। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप एक आपके पास श्योरिटी आ जाएगी कि आपके नंबर यहाँ से नहीं कटने वाले हैं, बिकॉज अब तो जुडिशरी में हर जगह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोई भी सेक्शन या कोई भी चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपको याद होगा चैप्टर 10 हमने अभी अभी पढ़ा, 178 से 188। ओके, सबसे पहले काउंटरफिट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट की डेफिनेशन हम देख रहे थे। डेफिनेशन देखने के बाद हम उससे उन कॉइन्स को, गवर्नमेंट स्टैम्प या करेंसी नोट्स को एज जेन्युइन डॉक्यूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे थे। 180 में हम पोजीशन देख रहे थे कि हमारे पास पोजीशन है फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट का या फॉर्ज्ड काउंटरफिट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का। 181 में हम या तो बना रहे हैं या तो फिर पोजीशन रख रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का या मटेरियल का जिससे गवर्नमेंट स्टैम्प बनी जाती है, काउंटरफिट कॉइन बनाए जा सकते हैं।
182 में बात कर रहे थे मेकिंग या यूजिंग ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिजेंबल करता है करेंसी नोट या बैंक नोट से। आप हर सेक्शन का एक वर्ड पे फोकस करिए, सिर्फ अगर उस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा। 183 में हमने इफेसिंग पढ़ा, 184 में हम यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट स्टैम्प को जो हमें पता है कि ऑलरेडी यूज हो चुका है। 185 में हम इरेज कर दे रहे हैं उस मार्क को। 186 में हम प्रोहिबिट कर रहे हैं फिक्शियस स्टैम्प का यूज करने से। 187 और 188 आपको एक साथ पढ़ना है। 187 में कोई भी ऐसा पर्सन जो मिंट में एम्प्लॉयड है और वो डिफरेंट वेट या कंपोजिशन का इस्तेमाल करता है। एंड फाइनली 188 में हमने देखा अगर वो मिंट से कोई भी इंस्ट्रूमेंट ही अपने घर लेते आ रहा है तो 188। ओके, ये चैप्टर था 178 टू 188, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प। बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में तो आपको प्रेशर लेना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर से कुछ कुछ सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैप्टर शुरू होता है सेक्शन नंबर 189 से, जो कि एक्सटेंड करता है सेक्शन नंबर 197 तक, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। 189 सबसे पहला सेक्शन हमारा अनलॉफुल असेंबली। 189 अनलॉफुल असेंबली आईपीसी में हम 141 में देखते थे, यहाँ हम 189 में देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 11 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी 189 टू 197। 189 टॉक्स अबाउट द अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के बाद हम कॉमन ऑब्जेक्ट देखते हैं। कॉमन इंटेंशन हमारा कहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 5 में कॉमन इंटेंशन दिया हुआ है। आईपीसी की बात करें तो सेक्शन नंबर 34 में कॉमन इंटेंशन था एंड 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर 190 में कॉमन ऑब्जेक्ट है। इसके बाद डायरेक्टली हम राइटिंग पढ़ते हैं। राइटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइटिंग के बाद एफ्रे इंपॉर्टेंट है 194। इसके बीच में दो सेक्शन है, दैट इज वांटिंगली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज रायट इफ राइटिंग बी कमिटेड और इफ नॉट कमिटेड। मतलब हम यहाँ पे प्रोवोकेशन दे रहे हैं रायट करने के लिए। 191 में रायट देख रहे हैं, 192 में हम प्रोवोक कर दे रहे हैं राइटिंग करने के लिए। 193 में लाइबिलिटी ऑफ ओनर बताई गई है ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और रायट टेक प्लेस। ये भी राइटिंग से रिलेटेड ही हो गया 191, 192 एंड 193। ठीक है, पहले इतने सेक्शंस हम देखते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर के सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास 189 विच टॉक्स अबाउट अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के बाद हम कॉमन ऑब्जेक्ट देखते हैं 190, फिर 191, 192 एंड 193 ये तीनों राइटिंग से रिलेटेड है। 191 में राइटिंग की डेफिनेशन है, 192 में हम वांटेडली प्रोवोक कर रहे हैं राइट करने के लिए, 193 में हम लाइबिलिटी बता रहे हैं ऑक्यूपायर का जिनके लैंड पर या जिनके प्लेस पर हमने अनलॉफुल असेंबली या रायट करा है। 194 टॉक्स अबाउट एफ्रे। एफ्रे के बाद 195 में असॉल्ट या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है पब्लिक सर्वेंट का व्हेन सप्रेसिंग रायट। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट असॉल्ट या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, राइट अगर असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, हम पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट कर दे रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं व्हेन ही इज सप्रेसिंग राइट, तो 195 चला गया। तो आप देख सकते हैं 191 से लेके 195 तक राइट की ही बात करी हुई है एक्सेप्ट 194 जिसमें एफ्रे दिया हुआ है। ठीक है, 196 talks about the promoting enmity between different groups on the grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. And finally हमारा last section है that is 197 imputation assertions prejudicial to national integration. ये 197 हो गया। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 11 है जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है। 189 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इट टॉक्स अबाउट द अनलॉफुल असेंबली। ओके, अनलॉफुल असेंबली की बात होती है 189 में। 189 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 189 में कई बार कह रही हूँ, याद कर लीजिएगा अनलॉफुल असेंबली। 190 में हम कॉमन ऑब्जेक्ट देखते हैं, 191 में राइटिंग देखा, 192 में गिविंग प्रोवोकेशन है, 193 में लाइबिलिटी ऑफ ओनर हम देख रहे हैं, 194 टॉक्स अबाउट द एफ्रे, 195 में हम असॉल्ट या ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को व्हेन ही इज सप्रेसिंग राइट, 196 में हम प्रमोट कर रहे हैं एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड 197 टॉक्स अबाउट द इम्प्यूटेशंस।
assertion which is prejudicial to the national integration। इसी के साथ हमारा अनलॉफुल असेंबली वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। Now we will be doing chapter number 12, that is of offenses by or relating to public servant। पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया ऑफेंस या फिर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ किया गया ऑफेंसेस। चैप्टर नंबर 12 जो कि 198 से 205 तक है। सबसे पहला सेक्शन 198 इट टॉक्स अबाउट द पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ। कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो लॉ को डिसओबे कर रहा है और उसकी इंटेंशन है कि वो इंजरी कॉज करे किसी भी पर्सन को। 199 टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर द लॉ के अंदर के डायरेक्शन को वो डिसओबे कर रहा है। 198 में उसने लॉ को ही डिसओबे कर दिया। 200 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, विक्टिम को अगर ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो 200 में पनिशमेंट मिलेगी पब्लिक सर्वेंट को। 201 टॉक्स अबाउट द पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी गलत तरह की चार्जशीट वगैरह प्रिपेयर कर रहा है, किसी भी तरह से अगर वो इंजरी कॉज करना चाह रहा है किसी भी पब्लिक को या किसी भी पर्सन को, तो 201 में उसकी पनिशमेंट है। 202 टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। 203 टॉक्स अबाउट द पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। 204 टॉक्स अबाउट द पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट को हम पर्सोनेट कर रहे हैं। एंड 205 टॉक्स अबाउट द वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट। वियरिंग गार्ब से रिलेटेड हमने एक और सेक्शन देखा है स्टूडेंट्स अभी, और वो सेक्शन हमने देखा था चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था सेक्शन नंबर 159 से 168। तो 168 में हमने देखा था आर्मी से रिलेटेड ये चैप्टर था, वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय द सोल्जर, सेलर और एयरमैन। और अभी जस्ट हमने कौन सा सेक्शन देखा, तो वो है सेक्शन नंबर 205, और इसमें हम देख रहे हैं वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कोशिश करिए अगर आप इनमें से कुछ सेक्शंस भी अगर याद कर पाते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज इस चैप्टर से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एक ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन नंबर 200 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 204 भी इंपॉर्टेंट है, एंड ये दोनों सेक्शन से भी चांसेस हैं कि आ सकते हैं। ये चैप्टर मैं फिर कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोशिश करिएगा अगर आपसे याद हो पाए तो ही याद करिएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आज आपने जितने भी सेक्शंस पढ़े आपको कुछ सेक्शंस इसमें से याद हो पाए होंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आज पढ़ रहे हैं तो पहली बार में ही आपको याद हो जाए। आपको ये वीडियो 2-3 बार देखना पड़ेगा, या एटलीस्ट एक बार भी आप देख रहे हैं तो उसके बाद आप कोशिश करिए कि 1-2 बार आप इंडेक्स खुद से पढ़िए, तो डेफिनेटली आपको ये सेक्शंस याद हो जाने वाले हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।